हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। परीक्षा आप लोग का अच्छे ही जाता होगा। और यह साइंस के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, तीनों विषय मिलाकर, जो हर एक बुक में से यह निचोड़ कर चैप्टर बाय चैप्टर लाया गया है। आप लोग इसे अवश्य एक बार देखें, यह एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न कहीं अलग नहीं जाएगा। तो हम लोग समय के देखते हुए प्रश्न को देखते हैं। चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग 1 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, क्या कहा गया है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 2 नंबर क्या कहा गया है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो H2 गैस बनता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, तो पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया होता है। उसके बाद हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोला गया है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो NO2 और O2 होता है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या कहा गया है। निम्न में कौन सही है, कहता है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला है कि इसमें से कौन सही है। तो हम लोग के जवाब इसमें हो जाएगा Na2CO3, 10 H2O हो जाएगा, यानी B नंबर वाले हो जाएंगे। आप लोग इसे दिमाग में एकदम हटा लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे 8 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, तो अपघटन की अभिक्रिया इसमें C नंबर हो जाएगा। बोला गया है 2KClO3 और 2KCl प्लस 3O2 हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या कहा गया है। 9 नंबर में कहा गया है Fe2O3 प्लस 2Al और Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, मतलब यह दे दिया है, कहा कि यह कौन सी अभिक्रिया ये पूछा है, तो विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग इसे एक बार देखिए, एक नज़र में बैठा लीजिए प्रश्न को, है ना। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हम लोग को हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यह देखिए, यह केमिस्ट्री का CO प्लस H2 और Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह हो जाएगा अपचयन हो जाएगा हम लोग का जवाब। उसके बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तब विद्युत संयोजी कहलाते हैं, B नंबर। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो ये हम लोग देख कर और बताना है कि यह कौन सी अभिक्रिया सही है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या कहा गया है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 2HCl, तो इसमें से हम लोग का जवाब हो जाएगा एक संयोजी अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो हम लोग इसे दिमाग में हटाकर देखेंगे कौन हो जाएगा, तो C नंबर हो जाएगा इसमें। आप लोग एकदम अच्छा से देख लीजिए। और 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इसी तरह के केमिस्ट्री का है। वैसे भी 80 को रहता है, 40 बनाना है, को जो हार्ड रहे उसे छोड़ दीजिए, जो पूछने वाला क्वेश्चन उसे याद कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, है ना। तो 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है। 18 नंबर में कहा गया है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो अविलय प्राप्त होता है।
उसके बाद 19 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा H2 + Cl2 और 2HCl, है ना। उसके बाद 20 नंबर इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन देखकर मार देंगे। CO2H2 2HCl और Cal2 + H2O हो जाएगा। तो हम दूसरा चैप्टर फिर देखते हैं, अम्ल क्षार एवं लवण का प्रश्न। तो देखते हुए चलेंगे प्रश्न को हम लोग। लिटमस विलयन में जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो लीचेन का बना होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो मूली को सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्या 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो शकरकंद से गंधीय सूचक नहीं होता है। उसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो हम लोग की जगह H2SO4 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखते चलिए प्रश्न को एक बार। पोटास एलम होते हैं। तो पोटास एलम होता है एक द्विक लवण, क्या हो जाएगा, एक द्विक लवण हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। तो NaCl हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण होते हैं। तो B हो जाएगा H3PO4। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न 1 विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभव विलयन का pH मान होगा। तो 6 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो C नंबर हो जाएगा H+ और OH- दोनों, ऊपर वाला ये भी दोनों हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्सिल बनाएंगे। तो सोडियम एवं पोटेशियम। उसके बाद हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी बनाने के लिए किया जाता है। तो CaOH2। उसके बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना है। तो बूझा CaO हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 14 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन होता है। तो 7 होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ 15 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या हो जाएगा, हम लोग के OH हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभव होगा। तो 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 18, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो टमाटर हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaSO4 और 1/2 H2O हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है। तो बैंगनी रंग का होता है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो 7 होता है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हुए चलेंगे, यह एग्जाम में 100% आएगा, आप लोग अवश्य देखें। निम्नांकित में से कौन लवण है। तो K2SO4 हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो Fe3O4 हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर देखते हैं, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्यता करते हैं। तो 7.0 से 7.8।
उसके बाद हम लोग 25 नंबर देखते हैं, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है तो NaHCO3 हो जाएगा। सर 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 27 नंबर, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है तो 13 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित अम्ल में से कौन प्रबल अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्षारकीय नहीं है तो NaCl हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है तो NaOH हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं तो गंधीय सूचक कहते हैं हम लोग। 32 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है तो संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, सभी अम्लों में पाया जाता है तो हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद हम लोग 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं तो अम्लीय होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इन्हें क्षार के कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक क्षारक होते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा हम लोग का जवाब। उसके बाद हम लोग 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, pH में P सूचक है तो P है यह पुषांश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है तो सिरका हो जाएगा हम लोग के बी नंबर। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होगा तो संतरा और नींबू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है तो टार्ट्रिक अम्ल ऐसे इमली में पाया जाता है। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है तो दही हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद हम लोग 42 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है तो मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 43, हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो 45 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है तो ए नंबर हो जाएगा Na2CO3 और 10H2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। उसके 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है तो NaHCO3 हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। फिर 49 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है तो इसमें हम लोग का जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 50 यानी लास्ट प्रश्न है हम लोग का इस चैप्टर का, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमाटाइट का अन्य नाम क्या है तो हम लोग को हो जाएगा बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो हम लोग अब तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं, धातु एवं अधातु। कहता है अमलगम एक मिश्र धातु है जिससे धातु हमेशा रहता है ना, तो इसका जवाब हम लोग क्या हो जाएगा, वो है पारा है। उसके बाद हम लोग 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है तो गोल्ड है से ऑक्सीजन से
नहीं करता है सहयोग। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कौन विद्युत युक्त का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो Ag हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो Sb हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? तो 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, पीतल है, पीतल क्या है? तो मिश्र धातु है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो CaCl2 हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन अधातु है? तो अधातु हो जाएगा हम लोग के C हो जाएगा, कार्बन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु होते हैं तो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर, उच्च विद्युतीय धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं तो धनायन बनते हैं। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं तो क्षारकीय होते हैं। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह विधि होती है? तो हम लोग के यहाँ पे आंसर है, देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है तो फेन प्लावन द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो मैग्नीशियम होगा, यह धातु है, मिश्र धातु है। 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यह B हो जाएगा, कॉपर पैराइट से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ 18 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4, 5, 6, 7 या 8 होती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो S8 में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है तो P4 हो जाता है, D नंबर हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुला होता है? तो अम्ल राज में घुला होता है। उसके बाद हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो यह ब्रोमीन हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा, ब्रोमीन। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो सोल्डर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो अधिक अभिक्रियाशील Cu हो जाएगा, है ना, A नंबर, D लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना। उसके बाद हम लोग के 25 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो अति ज्वलनशील हो जाएगा श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, विद्युतीय अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड से। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो K है से अधिक क्रियाशील धातु होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो साधारण गंधक मिलाया जाता है। 28 नंबर के। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर बनाया जा सकता है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एवं एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है? तो धातु मल कहलाता है, D नंबर।
उसके बाद हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाता है? तो अपरूपता कहलाता है। उसके बाद हम लोग 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, धातुओं की प्राकृतिक होती है, तो धातुओं की प्राकृतिक होती है विद्युतमय ऋणात्मक होता है। नहीं, यहाँ पे गलत हो गया, विद्युतीय ऋणात्मक नहीं होगा, यहाँ पे होगा विद्युतीय धनात्मक होगा, ए नंबर हो जाएगा ये। 35 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद हम लोग 36 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम पर, क्या होगा, जिप्सम पर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए बढ़िया से, इसको देख कर ही आप लोग सही आंसर लगाइए। अभिक्रियाशील के इस क्रम को सही है, तो हम लोग के सी हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग उसको बढ़िया से एकदम। 38 नंबर, एकारेजिया यानी रॉयल जल किस अनुपात में सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो 3:1 हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, चमकदार होती है, ए नंबर। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो आघातवर्धनीयता कहते हैं। उसके बाद हम लोग 42 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो हम लोग ध्वनिक कहते हैं, इसको सोनोरस भी कहते हैं हम लोग, ध्वनिक या सोनोरस, है ना। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे, सबसे अधिक तन्य धातु कौन होगा? तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु हो जाता है। सर 44 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखें, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो कौन हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है? तो हीरा होता है। उसके बाद हम लोग 46 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, जो लास्ट है इस चैप्टर का, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो एनोडीकरण कहते हैं। तो हम लोग चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक देख रहे हैं। प्रश्न इसमें के क्या कहा गया है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इनमें से कौन होगा? तो 7 सहसंयोजक बंधन आबंध हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, ब्यूटेनॉन यौगिक है चतु कार्बनिक जिसका प्रकार्यात्मक समूह होगा, तो कीटोन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब है, तो इसका मतलब हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन हो जाएगा सरलतम हाइड्रोकार्बन। तो 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित है, तो 0.03% हो जाएगा। सर 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है, तो H2SO4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, H2SO4 हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कार्बोक्सिल एसिड समूह होता है, तो -COOH हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एथोलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं, जिसमें दोनों सिग्मा आबंध होते हैं। उसके बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 7 होते हैं। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होगा? तो एल्केन का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर, नीला तोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा?
तो CuSO4 और 5H2O हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। उसके बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जिसको हम लोग काको3 कहते हैं। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आप लोग एक इसे अवश्य देख लीजिए। C12H22O11 होता है। उसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है, तो यह हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो यह हो जाएगा -CO द्वारा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र हो जाएगा, तो C2H5OH हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो C6H6 हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, क्या कहा है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो C3H4 हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन एक साम्यवायवी है? तो C नंबर हो जाएगा C2H5OH और CH3OH C3 हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, तो O-OH हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा संयोजी यौगिक है? तो -OH हो जाएगा। -OH नहीं है तो इसमें हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे। ये वाला प्रश्न रहने दीजिए आप लोग, या थोड़ा कंफ्यूज प्रश्न लग रहा है ना। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न हम लोग, 24 जो यहाँ पे है ना, -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, जो लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, -CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। तो हम लोग रसायन शास्त्र के लास्ट चैप्टर में के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। उसके बाद बायोलॉजी हम लोग देखेंगे उस चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव, इसलिए इसका केमिस्ट्री का है लास्ट चैप्टर, तत्वों का वर्गीकरण। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पर, आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो क्षारीय धातु। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, तो H ही। उसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 होते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार होता है परमाणु संख्या पर। उसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है, तो 1:3 होता है। उसके बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहा गया है, लोहे की परमाणु संख्या होता है, तो 26 होता है। तो 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो 18 होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होती है, तो 3 होती है। 10 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम है, यह अक्रिय है। उसके बाद 12 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होते हैं। उसके बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डॉबेराइन द्वारा। किसके द्वारा? डॉबेराइन द्वारा। आप लोग इसे अवश्य देखिए, नहीं कि नहीं देखिएगा तो आप लोग पछताइएगा। यह एग्ज़ाम में 100% इसमें से 40 के 40 प्रश्न टकराएगा, आप लोग इसे अवश्य देखें। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो मेंडलीफ द्वारा किया गया है। नहीं, मेंडलीफ नहीं होगा, यहाँ गलती कर दिए, डॉबेराइन द्वारा ही होगा।
उसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्त फलन होता है? तो परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद हम लोग 16 देखते हैं, मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? तो परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर, आवर्त सारणी के किसी समूह के विशेष में तत्वों के विद्युतीय धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न, क्या कहा गया है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति होगा तो बढ़ती जाती है। उसके बाद निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो Na2O हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या कहा गया है यहाँ पे? आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं तो हम लोग को हो जाएगा क्षार धातु। उसके बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो समूह द्वितीय। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखें, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? तो नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह आधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? तो Br को। उसके बाद हम लोग 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो मोजले हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आघातविक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? तो क्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है कि परमाणु द्रव्यमान? तो यह बोले थे मोजले जी ने बोले थे। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या कहा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है परमाणु संख्या का आवर्त फलन पर। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? तो बढ़ता है। उसके बाद हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, वुल्फगंगा डायवेराइन किस देश से संबंधित है? तो जर्मन हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? तो 1834 में हुआ था। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं 32 नंबर, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 7 होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर, जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63 तत्व ज्ञात थे। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु की त्रिज्या होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1 pm मतलब पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10⁻⁻11 मीटर के बराबर होता है। नहीं, इसका हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, सी हो जाएगा। लास्ट एक 36 नंबर प्रश्न है इसका, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से की जाती है। तो अब हम लोग जैव प्रकरण जीव विज्ञान के चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 1 बोला गया है, देखिए, पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। उसका फास्ट में देखेंगे, हालिया एकदम दिमाग में हटाते चल जाना है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होता है तो 20 mg होता है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? तो 20% हो जाएगा। हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। उसके बाद हम लोग 5 नंबर देखते हैं, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह प्रकरण जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, क्या कहा गया है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। उसके बाद हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है
उसके बाद 9 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 बेसम पाए जाते हैं। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की होती है। 11 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कहा गया है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमय झिल्ली होती है। उसके बाद हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है। उसके बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया है। 13 नंबर प्रश्न है, जीव की उपचारी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो हम लोग के निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूट फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानव में डायलिसिस होती है, नेफ्रॉन में होती है। उसके बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? तो गिल्स हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? तो विसरण का होता है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? तो हरा होता है यहाँ पे, है ना। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पाई जाती है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में रहते हैं। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन हो जाएगा, ए नंबर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे प्रश्न, रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जित अंग है? तो वृक्क ऐसे उत्सर्जित अंग हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती हैं। 24 नंबर, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में बनता है, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं? तो श्वास उच्छ्वास कहते हैं। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है? तो एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो जल का वहन से। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे, कुटपाट किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से। ये नहीं सोचिए कि हम बहुत फास्ट में पढ़ा रहे हैं, फास्ट में आप इस बात को, हमारे बात के गौर से सुनते जाइए और देखते जाइए, बस इतना पर ध्यान, आप पढ़िए नहीं, इसको हमारे बातों को सुनिए, है ना। उसको अपने यह ध्यान में रहेगा, वहाँ जब आंसर देखिए 4 ऑप्शन एकदम वही सटीक आ जाएगा आपको। तो आगे 30 नंबर देखते हैं, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। उसके बाद 31 नंबर देखते हैं, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है? तो 120 mmHg होता है। उसके बाद हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी अंग हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया होती है। 34 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 35 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो इनमें से सब हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य और प्रकाश। तो यहाँ हम लोग का जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। तो 36 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 37 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो यह आमाशय में पाई जाती है, डी नंबर। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। 40 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यकृत से करता है। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो 42 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? तो भोजन द्वारा होता है। 43 नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो यह जल द्वारा निकलता है।
44 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं हम लोग। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक है तो हरित लवक हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, वृक्क में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं तो नेफ्रॉन को कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो लीवर होती है। 48 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 49 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है तो कुटपाट में होता है। 50 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है तो इनमें से हमें कोई नहीं होगा। उसके बाद 51 रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है तो रक्त विषाणु होता है, बिंबाणु होता है। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं, पाचन क्रिया पूर्ण होती है तो छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। उसके बाद 53 नंबर 53 छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्त्रवन को क्या कहते हैं तो हम लोग का जवाब हो जाएगा ए आंत रस हो जाएगा और सक्कस एंटीरिक्स हो जाएगा, यानी ए बी दोनों हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं तो 32 होते हैं। 55 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है तो 2 होती है। 56 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्वाद कलियाँ पाई जाती है जीभ के ऊपरी सतह पर। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं 57, अमाशय के अग्र भाग को कहते हैं कार्डिक कहते हैं, यहाँ पे है सी नंबर कार्डिक। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है तो ग्रसनी कहलाता है, यहाँ पे है ए नंबर ग्रसनी। और 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है तो श्वसन होगा। 60 नंबर प्रश्न हम यहाँ देखते चलेंगे, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ों पर पाए जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं तो सीकम कहते हैं हम लोग। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है तो पित्त रस, अग्राशय रस, आंत्र रस, इनमें से सभी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे, अमाशय में अधपचे भोजन के लेय की तह के स्वरूप को क्या कहते हैं तो कायम कहते हैं। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कहा गया है। 63 नंबर प्रश्न यहाँ पे हैं, ऐसे कर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है तो हम लोग के बन जाएगा अमोनिया हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 64 नंबर प्रश्न यहाँ पे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 65 चाइल का अवशोषण होता है तो चाइल का अवशोषण इलियम में होता है, इलियम ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 66 नंबर देखते हैं, मनुष्य में आहार नाल की कौन सी रचना अपशेषी अंग है तो एपिडिक्स हो जाएगा, एपिडिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, दांत अस्थि क्षय का कारण है तो मीठी चीज़ खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इनमें से सभी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं तो इनामेल कहते हैं। 69 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है तो कोशिका मुख द्वार में, है ना, बी नंबर हो जाएगा। उसका 70 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, कहा गया है प्रकाश संश्लेष इकाई है तो क्लोरोफिल हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद होता है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 72 नंबर पर देखते हैं, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं तो प्राणी श्रम कहते हैं, डी नंबर। उसके बाद हम लोग 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं तो हरित लवक को कहते हैं। 74 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है तो भीतीय कोशिका करती है।
आगे हम लोग देखते हैं 75। मनुष्य के मुंह गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 3 पाई जाती है। 76 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो कुटपात में होता है। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं, पेप्टॉन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? तो एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। इसके बाद हम लोग 78 नंबर पर देखते हैं, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो जीव द्रव में रहते हैं। इसका 79 नंबर पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नाली से जुड़ी होती है? तो निगल द्वार द्वारा होता है। तो 80 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अमीबा का मुख्य भोजन है। तो अमीबा का मुख्य भोजन हम लोग को हो जाएगा शैवाल के टुकड़े, डाइटस एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा। फिर इसके 82 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट है। 82 नंबर यहाँ देखते हैं, वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि जन के लिए करते, उन्हें क्या कहते हैं? तो पोषण कहते हैं। तो हम लोग दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। दूसरा चैप्टर के प्रश्न को देखते हैं। हार्मोन स्त्रावित होता है तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि में होता है। इसका 2 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपनाता है तो आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, थायरोक्सिन का स्त्रवन कहाँ होता है? तो थायराइड में होता है। इसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, मानव में डायलिसिस थैली होती है तो नेफ्रॉन में होती है। इसके बाद हम लोग 5 नंबर देखते हैं, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया होता है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा पादप नियंत्रित फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है ग्राही कहलाती है। 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्त्रावी और बाहरी स्त्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? तो अग्राशय होती है। उसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ऊपर स्थित होते हैं? तो एड्रीनल होते हैं। 10 नंबर, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग होते हैं तो श्रवण ग्राही होती है। इसके 11 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, वृक्क के ऊपरी स्थित अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है अधिवृषण ग्रंथि हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, अधिकतर पादप नियंत्रित उत्पन्न होते हैं तो ए और बी दोनों, यानी बढ़ते तने के अग्रभाग और बढ़ती जड़ के अग्रभाग, यानी डी हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे। इसका 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अग्रपरभागिता कहते हैं। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे कहते हैं, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो हम लोग क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो जिबेरेलिन्स होते हैं। इसके बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं सिनेटिक दरार कहते हैं, यहाँ पे है सिनेटिक दरार। 18 नंबर प्रश्न को कहते हैं, मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सोचने के लिए, हृदय स्पंज के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त दोनों, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं सॉरी इनमें से दोनों हो जाएगा, रासायनिक समन्वय और तंत्रिकीय समन्वय हो जाएगा। 20 नंबर पर देखते हैं, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो यह 3 प्रकार की होती है। उसके बाद देखते हैं 21 नंबर, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न, शरीर की प्रधान नियंत्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। हाँ, पीयूष ग्रंथि ही हो जाएगा। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है
तो नलिका विहीन होती है, ए नंबर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ए सहायक होते हैं, ऑक्जिन एवं जिबरेलिन्स, डी नंबर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो अल्पमावता, अल्प क्रियाता, मिक्सेडिमा, सभी हो जाएगा इसमें से। 26 नंबर प्रश्न हम लोग ये देखते हैं, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन और ग्लूकोज, यानी दोनों हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होता है। 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है, साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? पुनर्भरण द्वारा की जाती है। 29 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, जड़ अधोगामी वृद्धि करता है तो गुरुत्व अनुवर्तन से करता है। तो आगे हम लोग चैप्टर देखते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो चैप्टर है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा होता है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्र वाहिका नहीं होगा। उसके बाद हम लोग 3 नंबर देखते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं तो बौनापन होता है। देखिए 3 नंबर, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, इनमें से लगता है कि कोई नहीं होगा, है ना, थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा 3 नंबर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो पपीता हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न कहते हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर में होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर, द्विखंडन होता है, अमीबा में होता है। इसके बाद हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो अमीबा में होता है। उसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, ब्रायोफाइलम के कौन सी भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो पत्तियां में होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, मानव मादा में निषेचन होता है तो फैलोपियन नलिका में होता है। उसके बाद हम लोग 11 नंबर पर देखते हैं, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है तो सभी में, पुदीना में, हल्दी में, अदरक में, सभी में होता है। 12 नंबर, खंडन द्वारा जनन होता है तो सितारा मछली में होता है। 13 नंबर पर देखते हैं, कायिक प्रबंधन संभव है, जड़ में, तना में, पत्ती में, सभी में हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तने पर अपस्थानिक कालिया पाई जाती है, आलू में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 15, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा में होता है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्र वाहिका। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, पराग कोश में होता है, पराग कण होता है। इसका 18 नंबर छोड़ दीजिए, उतना अच्छा नहीं है प्रश्न। आगे देखते हैं, एड्स रोग का प्रमुख कारण हो सकता है, असुरक्षित यौन संपर्क हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 21 नंबर प्रश्न, 21, पंखुड़िया का रंग अधिकतर होता है, हरा होता है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय बदलता है। उसके बाद 23 नंबर, भ्रूण के जिस भाग में तना पत्ती बनती है उसे कहते हैं? तो परांकुन कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहते हैं, एकल जीवों में प्रजनन विधि होता है, खंडन, विखंडन, बीजाणु संसाधन, यानी इनमें से सभी हो जाएगा हम लोग का। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, अलैंगिक जनन में आवश्यक होती है नर एवं स्त्री जनन अंग दोनों। 26, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग होता है? तो नर। 27, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण होता है, दाढ़ी एवं मुँह छाना, कंठ का फूटना, मांसपेशिया में उभर आना, सभी हो जाएगा। इसके 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण होते हैं, स्तन की वृद्धि, नितंबों की उभरन, रजोधर्म का प्रारंभ, यानी इनमें से सभी हो जाएगा।
29 नंबर प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में न जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो वृषण हो जाएगा, शुक्रवाहिका हो जाएगा, मूत्र मार्ग हो जाएगा, सभी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में होता है। 31 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, क्या कहा गया है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है 2 होती है। विज्ञान के अंतिम चैप्टर देखते हैं, क्या कहा गया है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखा था। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग 3 नंबर, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? तो समवर्ती अंग होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं, तो अवशेषी अंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दिया था? तो वाटसन, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। और 6 नंबर, कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? तो शर्मक। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर, गुणसूत्र बने होते हैं, तो डीएनए एवं प्रोटीन आरएनए के बने होते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए के। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉनसन ने किया था। 10 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है? मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो गंदा जल में होता है। 11 नंबर देखते हैं, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? तो साफ जल में होते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो कर्ण, पल्लव, पुच्छ, कशेरुकाय, निषेचक, इनमें से सभी हो जाएगा। सब 12। 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, समजात अंगों का उदाहरण है? तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रभाग। उसके बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो बी, चिंपैंजी से होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 15, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी? तो अधिक होता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिल नामक किसे दिया था? तो नाभिक अम्ल को दिया था। उसके बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो 1902 में टी बोवेरिन एवं W.H. सट्टन ने दिया था। 19 नंबर प्रश्न, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली धागों का बना होता है, जिसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। उसके बाद हम लोग 20 नंबर छोड़ देते, उतना अच्छा नहीं है। 21, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद हम लोग 22 नंबर देखते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने वैकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 5। उसके बाद देख लेते हैं 23 नंबर, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात होता है? तो 3:1 होता है। उसके बाद देख लेते हैं 24, द्विसंकरण क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात होता है? 9:3:3:1 होता है। उसके बाद देख लेते हैं 25, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, पुरुष में गुणसूत्र होते हैं XY। उसके बाद 27 नंबर देखते हैं, प्राकृतिक वातावरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? तो डार्विन द्वारा की गई थी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस, यहाँ पे है C नंबर, होमो सैपियंस हो जाएगा। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं 30, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस तरह के अंग के रूप में है? तो समरूप होते हैं। 31, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैविक विकास इस सिद्धांत के जनक थे? तो चार्ल्स रॉबर्ट हुक थे। तो अब हम लोग
फिजिक्स के परावर्तन चैप्टर और अपवर्तन चैप्टर के प्रश्न लेकर आए हैं, दोनों से मिलाकर। देखिए हम लोग प्रश्न देखते चलेंगे सिर्फ। प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में करती है। उसके बाद 2 नंबर देखते हैं, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में होता है। उसके बाद 3 नंबर देखते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। सर 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का होता है। उसके बाद हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है। तो हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तो डायोप्टर होता है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस उत्तर लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो +2 डायोप्टर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है। उसके बाद 12 नंबर देखते हैं प्रश्न हम लोग यहाँ पे, अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक होती है। उसके बाद हम लोग 13 नंबर देखते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। उसके बाद 15 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी को। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण में। उसके बाद 17 नंबर देखते हैं, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में। उसके 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। उसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्य होता है उत्तल लेंस। उसका 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, यही बी नंबर। उसका 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकसांतर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। उसके बाद हम लोग 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। 25 नंबर देखते हैं, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। उसके बाद हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? तो परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण। उसके बाद हम लोग 27 देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनता है। उसके बाद हम लोग 30 नंबर पर 29 नंबर पर 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। उसके बाद 29 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। उसके बाद 30 नंबर हम लोग देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल। उसके बाद एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा +100 सेंटीमीटर होगा। ये प्रश्न छोड़ दीजिए, नहीं पूछेगा। इसके बाद ये देख लेते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम। उसके बाद यह बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटा sin R, तो हम लोग क्या हो जाएगा? sin I बटा sin R हो जाएगा। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। उसके बाद 36 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो इसका हम लोग का जवाब हो जाएगा V/U हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध है तो R = 2F, यहाँ हो जाएगा ये R = 2F हो जाएगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 39 नंबर, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है
बड़ा और वास्तविक होता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं। इसका 42 नंबर देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहरी की तरह वक्रित हो क्या कहलाता है? तो उत्तल दर्पण कहलाता है। उसके बाद हम लोग 43 देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है। उसके बाद 44 देखते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, मात्रक विहीन होता है। उसके बाद 45 देखते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखिए इतना 46 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ ये बहुत है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो 1/v + 1/u = 1/f हो जाएगा। उसके बाद ये भी उतना अच्छा नहीं है। गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस हद से निरूपित करते हैं? तो हम लोग सी से करते हैं। उसके बाद 49 नंबर। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, छाल लिखा है, चाल होता है, तो 3 × 10⁸ हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, इस तरह से होगा। आगे देखते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का करता है। अब 51 नंबर। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होता है, कम होता है। उसके बाद 52 नंबर देखते हैं। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होता है, अधिक होता है। 53 नंबर देखते हैं हम लोग। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब प्रकृति होती है, आभासी और सीधा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 54। उत्तल लेंस का प्रकाशिकी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, आभासी और सीधा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 55। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, अनंत पर होती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे 56 नंबर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, अनंत पर होती है। 57 नंबर। 57 नंबर हम लोग देख लेते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो प्रकाशिकी केंद्र और फोकस के बीच। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल पर। तो 2 नंबर प्रश्न देखते हैं इसमें के। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है। तो 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। आगे देखते हैं 5 नंबर। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। सर 6 नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है इम्पोर्टेंट, उतना अच्छा देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न हो गया। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वह होता है बैगनी होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख गुण को कहते हैं समंजन क्षमता कहते हैं। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है? तो बाइफोकल लेंस से होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र की निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत पर होता है। आगे देखते हैं प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा बताते हैं हम। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न उठाइए। नेत्र की समंजन क्षमता को कम हो जाने पर उत्पन्न होता है जरा दूर दृष्टि दोष। उसके बाद 14 नंबर देखते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो काला दिखाई देता है। श्वेत रंग कितने रंगों से होता है? तो 7 रंग होता है। उसके बाद आगे देखते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल का होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वन विक्षेपण पर। उसके बाद देख लेते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष होता है।
आगे देखते हैं कोलाइडी, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसके बाद सामान्य नेत्र हटाइए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे तो ये तो अवतल लेंस होबे करता है ना। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है, तो लाल का होता है। इसके बाद ये भी हटाइए, ये देखिए प्रिज्म से प्रकाश कौन सी परिघटना करती है, वर्ण विक्षेपण करती है। इसके बाद हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैंगनी का होता है। उसके बाद देखते हैं आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसके बाद आँख व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, तो 5। इसके बाद आगे देखते हैं, ये सब उतना अच्छा नहीं है क्वेश्चन। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड कहा जाता है। यहाँ देखो नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं प्रश्न, ये हटाइए। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम कहलाता है, परितारिका कहलाता है। आगे उतना अच्छा नहीं है, आगे देख नहीं है। तो दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो ओम को। उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो एम्पियर होता है। उसके बाद ये हटाइए, प्रश्न उतना अच्छा नहीं है, नहीं पूछने वाला। इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ते चाहिए, क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन जो पूछने वाला वही पढ़ेंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक होगा, तो वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं विभव का मात्रक होगा, तो वोल्ट ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हटाइए नहीं उतना अच्छा प्रश्न, टंगस्टन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस से। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है। उसके बाद प्रतिरोधक का एसआई मात्रक होता है ओम होता है। ये भी हटाइए उतना अच्छा नहीं है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो वोल्ट होता है। उसके बाद हम लोग 14 नंबर पर देखते हैं, हटाइए ये भी। आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा कूलॉम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ देखते हैं, ये हटाइए। यहाँ विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट ही होता है। इसका विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। आगे देखते हैं, यहाँ बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है, तो डीसी धारा प्राप्त होती है। देखते हैं आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है, तो समानांतर जोड़ा जाता है। उसके बाद विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर कहा जाता है। उसके बाद 1 वोल्ट कहलाता है जूल बटा कूलॉम। उसके बाद 27 किलोवाट घंटा का मात्रक है विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। उसके बाद इसका चैप्टर में से इतना ही प्रश्न रहने देते हैं।